हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू स्टैंडर्ड्स। मैं हूँ तमन्ना। हमने आपका थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसके हमने दो टॉपिक कवर कर लिए। तो आज हम थर्ड वन पढ़ेंगे, जो है लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, और इसके साथ मैं आपको बताऊंगी ग्रीन रेवोल्यूशन। सो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जब आपको पता है, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जब इंडिपेंडेंस मिली तो इंडिया में जो भी लैंड थी, उस जो भी लैंड टेंडर था, उसका कोई सिस्टमेटिक या इक्वल स्ट्रक्चर नहीं था। मतलब ज़मींदार थे, उनके पास बहुत ज़्यादा लैंड्स थी, और जो टेनेंट्स थे, किराए पर काम करते थे, उनके पास अपनी ज़मीनें तक नहीं थी। और जो टेनेंट्स उनसे पे काम करते थे वेजिस पे, वो भी उनको कम दी जाती थी, और मतलब उनको ऐसे निकाल दिया जाता था बिना बताए हुए रीज़न। किसी तरीके की सिक्योरिटी, एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन करते थे। तो जब हमें इंडिपेंडेंस मिलेगी, तो उसके बाद हमने सोचा कि हमने एक स्टेप लिया, लैंड रिफॉर्म्स। मतलब लैंड को रिफॉर्म किया। जो लैंड का जो भी स्ट्रक्चर था, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन था लैंड का, उस सबको क्या किया, उसमें चेंजिंग लाई गई, थोड़े से सेट ऑफ रूल्स डाले गए, पॉलिसीज डाले गई। तो लैंड रिफॉर्म्स जो इंडिया में एक सीरीज थी, ठीक है, कॉन्टिन्यूस सीरीज थी, जिसमें कि कुछ इंस्टीट्यूशनल और पॉलिसीज के रिगार्डिंग चेंजेस लाई गई, कुछ पॉलिसीज बनाई गई, कुछ रूल्स बनाए, कुछ रेगुलेशंस बनाए गए, जिसके थ्रू हमने क्या किया, जितना भी एग्रीकल्चर लैंड था उसको दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट किया इक्विटेबल। मतलब ये नहीं कि ज़मींदार के पास बहुत है, टीनेंट्स के पास है ही नहीं, फार्मर्स जो है उनके पास थोड़ा भी नहीं है। इक्विटेबल तरीके से जो है उसको बांटने की कोशिश की गई। और जो भी इकॉनमी थी उसको, रूरल इकॉनमी थी, उसको एग्रेनियन स्ट्रक्चर देने की कोशिश की, कि जो हमारा एग्रीकल्चर का ग्रोथ है वो ज़्यादा हो। ठीक है। तो इंडिया के बाद इसी तरीके से जो भी कॉलोनियल एरिया में जो भी इनजस्टिस हुए थे, ज़मींदारी सिस्टम था, रियाड़वाड़ी सिस्टम था, जो भी मतलब एक्सट्रीम इंटरमीडिएट्स थे बीच में, जो गवर्नमेंट और फार्मर्स के बीच में इंटरमीडिएट करते थे, उन सबको जो है हटाने के लिए और एक प्रॉमिस पूरा करने के लिए लैंड टू द टेंडर्स, मतलब जो लैंड पे काम कर रहे हैं लैंड उनको मिलेगा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो हमारे मेजर लैंड रिफॉर्म हुए थे इंडिया में, उनकी बात करते हैं। फर्स्ट है अबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी। ज़मींदारी सिस्टम था, इसके साथ रियाड़वाड़ी सिस्टम बोल सकते हो, मालवाड़ी सिस्टम बोल सकते हो। एक ही तरीके के सिस्टम थे, जिसमें क्या होता था कि ज़मींदार जो होते थे उनके लैंड पे जो है जो टीनेंट्स हैं वो काम किया करते थे, और वो उनको वो अच्छे से मतलब सैलरी भी नहीं देते थे, जो भी वेज होती थी वो नहीं देते थे उनको एक्सप्लॉइट करते थे बहुत ज़्यादा। और उसमें से आधा शेयर जो भी वो अर्न करते थे, आधा ज़मींदार ले जाते थे और आधा गवर्नमेंट लेते थे, और फार्मर्स के पास कुछ भी नहीं बचता। तो जो ज़मींदारी सिस्टम था, मालवाड़ी सिस्टम था या रियाड़वाड़ी सिस्टम था, उस सबको ख़त्म कर दिया गया, और फार्मर्स और गवर्नमेंट के बीच में एक डायरेक्ट लिंक जो है वो एस्टैब्लिश किया गया। लेस्टर टेनेंसी रिफॉर्म्स। ठीक है। अब कोई फार्मर्स हैं या कोई ज़मींदार हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा लैंड है, अगर वो किसी को काम पे रख रहे हैं, लैंड पे किसी को, मजदूर को लैंड पे रखे हैं, उस टाइम हम जो लैंड्स पे काम करते थे फार्मर, उसको टीनेंट्स बोलते थे। तो जो टीनेंट्स को वो काम पे रख रहे हैं, उनको एक सिक्योरिटी दिया जाएगा, एक फेयर रेंट रेगुलेशन दिया जाएगा। मतलब उनकी जो वेजेस होंगी वो फिक्स्ड होंगी, कि वो इतना और काम करें तो उनको इतना वेज मिलेगा। और उनको एक सिक्योरिटी भी दी जाएगी कि अगर कोई रीज़न नहीं है तो उनको वो काम से नहीं निकाल सकते, सिर्फ अपनी मर्जी पे, जैसे कि ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में किया जाता था। नेक्स्ट है सीलिंग ऑन होल्डिंग। ठीक है। गवर्नमेंट ने आफ्टर इंडिपेंडेंस लैंड जो लैंड सीलिंग ऑन होल्डिंग, मतलब एक लैंड, एक पर्सन के पास या एक ओनर के पास कितना लैंड होना चाहिए, उसकी लिमिट को फिक्स कर दिया। फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं कि जैसे हमने बोल दिया कि एक पर्सन के पास जो है वो 5 एकड़ या 6 एकड़ लैंड होगा। अगर उससे ऊपर वो लैंड होगा तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, वो लैंड जो है वो उसकी ओनरशिप नहीं रहेंगे, गवर्नमेंट उस लैंड को क्या कर लेगी, अपने पास ले लेगी, और उनको किसी तरीके का कंपनसेशन दे देगी। और जो वो लैंड होगा, जो एक्स्ट्रा लैंड होगा जो उनसे गवर्नमेंट ने लिया होगा, उसको वो उन टीनेंट्स को दे देगी जिस पे वो काम करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, मतलब आपको पता है उस टाइम पे फार्मर्स के पास छोटे छोटे लैंड्स हुआ करते थे। ठीक है। अब छोटे छोटे लैंड्स पे हम टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास थोड़ी सी ज़मीन है, उसके ऊपर क्या ट्रैक्टर यूज़ कर सकते हैं हम, या जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं उसको इस लगा सकते नहीं लगा सकते ना, क्योंकि इतनी सी ज़मीन के लिए आप इतना एक्सपेंस नहीं करोगे, और वो वहाँ पे यूज़ भी नहीं कर सकते अच्छे से। तो इन्होंने बोला कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, मतलब जो भी छोटे छोटे फ्रेगमेंटरी लैंड्स हैं, जिसको हमने प्रॉब्लम्स में पढ़ा था कि प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा ये है कि फ्रेगमेंटरी लैंड्स है। तो उन लैंड्स को जोड़ो। ठीक है। उन लैंड को इकट्ठा करो, और उसके बाद जब उस फ्रेगमेंटरी लैंड को आप मर्ज कर लोगे, उसके बाद उस पर एग्रीकल्चर करो। इससे क्या होगा,
एग्रीकल्चर की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ेगी। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव फार्मिंग। ये पॉइंट पिछले वाले से आप लिंक कर सकते हो कि फार्मर्स हैं जब वो अपने लैंड को मर्ज कर रहे हैं तो एक फार्मर तो करेगा नहीं, 10-15 या एक विलेज होगा वो मिलके अपने लैंड्स को मर्ज करेंगे, तो उसके बाद वो उस पर कोऑपरेटिव फार्मिंग करें, मतलब सब मिलके उस पर काम करें, अपने रिसोर्सेज को लगाएं। इससे क्या होगा, एक आपकी लैंड की जो प्रोडक्टिविटी है वो अच्छी होगी और एग्रीकल्चर की जो एफिशिएंसी है वो भी क्या होगी, अच्छी होगी। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन। अब ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? ग्रीन रेवोल्यूशन सबको पता है कि एक ऐसा एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, मतलब एग्रीकल्चर को इंक्रीज़ करने के लिए, या आप बोल सकते हो जो भी हमारे क्रॉप थी उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए, स्पेशली जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था ये राइस और मेज़ की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए आया था। तो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था मिड 20th सेंचुरी में, और इससे हम ग्रीन रेवोल्यूशन किस चीज़ को बोलते हैं, जो भी हमारा क्रॉप प्रोडक्शन में इंक्रीज़ हुआ था, स्पेशली राइस और मेज़ की बात की जा रही है। प्रोडक्शन तो सारा इंक्रीज़ हुआ, पर राइस और मेज़ की स्पेशल जो प्रोडक्शन वो इंक्रीज़ हुआ था, किसकी वजह से? हाइब्रिड वैरायटी सीड्स यूज़ करना स्टार्ट किए थे, एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से और इम्प्रूव्ड फार्मिंग फैसिलिटीज़ की वजह से, प्रैक्टिसेस की वजह से। ठीक है, इंडिया के बीच में एम.एस. स्वामीनाथन जो है उनको हम बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर। लेकिन अगर आप ग्लोबली देख लो वर्ल्ड में, तो नॉर्मन बोर्गे हैं जिनको हम बोलते हैं फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, क्योंकि जो फर्स्टली वर्ल्ड में ग्रीन रेवोल्यूशन लाया था वो डॉक्टर नॉर्मन बोर्गिन लाया था, और जो इंडिया के बीच में है वो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने लाया था। ठीक है, सो अब ग्रीन रेवोल्यूशन के की फीचर्स क्या हैं, मैंने आपको बोल दिया। सबसे पहले हाईब्रिड वैरायटी सीड्स यूज़ करना स्टार्ट किए थे। पहले इंडिया में आपने देखा होगा हाईब्रिड वैरायटी सीड्स यूज़ नहीं करते थे, तो जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो किसका इंट्रोडक्शन हुआ? हाईब्रिड वैरायटी सीड्स का इंट्रोडक्शन हुआ। उसकी वजह से क्या हो गया, जो क्रॉप की प्रोडक्शन थी वो इंक्रीज़ हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है केमिकल इनपुट्स। केमिकल्स का इस्तेमाल करना शुरू किया, जैसे कि फर्टिलाइजर्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, बट वो एक नेगेटिव पॉइंट है कि ये हेल्थ की जो सॉइल है उसको बहुत ख़राब करता है, और पॉल्यूशन में भी बहुत ज़्यादा क्या करता है, आपको कंट्रीब्यूट करता है, पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा करता है। अगर आप नेगेटिव इम्पैक्ट देखो ग्रीन रेवोल्यूशन के, तो ये आप उसमें पॉइंट जो है ऐड आउट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है इरिगेशन एक्सपेंशन। पहले के जो है हम मानसून पे डिपेंड रहते थे, ग्रीन रेवोल्यूशन के बीच में जो इरिगेशन फैसिलिटी है उसको इंक्रीज़ किया गया, वाटर मैनेजमेंट को जो है अच्छा किया गया। नेक्स्ट है मैकेनिज्म, जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करना शुरू किया, चाहे वो थ्रेशर्स हों, चाहे वो आपके ट्रैक्टर्स हों। ठीक है, हर तरीके की जो टेक्नोलॉजी है उसको, मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो भी है ना, उसको जो है यूज़ में लाया गया, उसको सपोर्ट किया गया। नेक्स्ट है गवर्नमेंट सपोर्ट। गवर्नमेंट ने सपोर्ट स्टार्ट करना किया, जैसे ही ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में आया तो गवर्नमेंट ने अपना सपोर्ट दिखाया। मिनिमम सपोर्ट प्राइजेस होते हैं कि पर्टिकुलर प्राइस आपको एक मार्केट में, मतलब आपकी क्रॉप्स है तो एक पर्टिकुलर प्राइस जो है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपकी मार्केट में कहीं भी क्रॉप नहीं बिक रही है या मार्केट में बहुत प्राइस नीचे गिर जाता है, तो एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस है कि आपको इस क्रॉप का इतना प्राइस मिलेगा ही मिलेगा, वो गवर्नमेंट देती है। ठीक है, और सब्सिडीज गवर्नमेंट को प्रोवाइड किए गई, जिसकी वजह से वो न्यू टेक्नोलॉजी है जो वो उसमें इन्वेस्ट करने, आप इसमें जो एग्रीकल्चर फाइनेंस है वो कंसेप्ट जोड़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि इम्पैक्ट्स क्या थे। ठीक है, इसमें ये बेसिकली मैंने पॉजिटिव इम्पैक्ट्स बताए, क्योंकि बेसिकली पॉजिटिव ही हुए थे, बट अगर आप नेगेटिव लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि जो आपका पॉल्यूशन है इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था ग्रीन रेवोल्यूशन ने। उसके बाद जो आपकी सॉयल हेल्थ है उसको डिक्रीज़ किया था। जो भी क्रॉप्स आप फर्टिलाइजर वगैरह से उगाते हो वो ज़्यादा हेल्दी नहीं होती है, हेल्थ कॉन्शियस नहीं होती है। ठीक है, तो आपको नेगेटिव पॉइंट आ गए तो आप ये लिख सकते हो, वैसे बेसिकली आपको पूछेंगे नहीं। तो इम्पैक्ट पढ़ते हैं हम एडवांस टेक्नोलॉजी। जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ तो जो एडवांस टेक्नोलॉजी थी उसका अडॉप्शन हुआ, और इंडिया की जो हमने प्रॉब्लम्स पढ़ी थी एग्रीकल्चर, उसमें यही था कि इंडिया जो है वो टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करता है, ट्रेडिशनल मेथड्स ज़्यादा यूज़ करता है ना, तो ये एक प्लस पॉइंट था। नेक्स्ट है बूस्ट प्रोडक्शन। ग्रीन रेवोल्यूशन था ही कि प्रोडक्शन इंक्रीज हो, तो और आप देखोगे जब ग्रीन रेवोल्यूशन का रिजल्ट आया तो हमारी प्रोडक्शन 3 गुना थी जो वो बढ़ गई थी ना। हम सिर्फ सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे, सिर्फ खुद को खिलाने के लायक नहीं थे, उल्टा हमने जो है एक्सपोर्ट करना भी स्टार्ट किया। फूड सिक्योरिटी बढ़ गई, जब प्रोडक्शन बढ़ जाएगी तो फूड सिक्योरिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, सॉरी, क्योंकि खाने को पूरा होगा, जब हमारे पास खाने के लिए इनफ होता है ना उसको हम बोलते हैं फूड सिक्योरिटी। तो जो हंगर था वो कम हो गया, और जो हमारे पास फूड सप्लाईज थे वो क्या हो गया, स्टेबल हो गए। इकोनॉमिक ग्रोथ, एग्रीकल्चर मैंने आपको अभी बताया कि जो प्रोडक्शन थी वो इंक्रीज हो गई थी, प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई तो मतलब ग्रोथ हो गई, और
ग्रोथ, और आप मनी के रिलेटेड भी बोल सकते हो क्योंकि हमने एक्सपोर्ट में भी स्टार्ट कर दिया, तो बेसिकली उसने ग्रोथ में कंट्रीब्यूट किया। इन्वायरमेंट प्रिजर्वेशन, ठीक है, इन्होंने पॉजिटिव में लिखा हुआ है बट नेगेटिव भी है। इन्वायरमेंट को एक्सप्लॉइट भी किया था ग्रीन रेवोल्यूशन में बहुत ज़्यादा। प्रिजर्वेशन में बात कर लो, क्योंकि हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे थे, तो हम जो लैंड थी हमारी उतनी ही लैंड थी, उसी पे प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर रहे थे। ऐसे हम क्या करते थे, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ नहीं होती थी तो ज़्यादा लैंड लेते थे, मतलब ज़्यादा फॉरेस्ट वगैरह क्लियर करेंगे और उस ज़्यादा लैंड लेंगे और फिर ज़्यादा उगाएंगे। बट ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या था, लैंड उतनी ही थी लेकिन उस पर जो प्रोडक्टिविटी थी वो इंक्रीज़ हो रही थी, इसकी वजह से इन्वायरमेंट प्रिजर्वेशन हो रहा था। टेक्नोलॉजी इनोवेशन, ठीक है, टेक्नोलॉजी को इनोवेट किया गया, मतलब टेक्नोलॉजी को और अच्छा बनाने की और एफिशिएंसी बनाने की जो आप बोल सकते हो नीड है वो पड़ी। रिसर्च स्टार्ट की गई, डेवलप एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़ को स्टडी किया गया, न्यू एग्रीकल्चर फार्मिंग प्रैक्टिसेस जो है उसको डेवलप करना स्टार्ट किया गया, ठीक है। सो ये था हमारा टॉपिक, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अगर आपको पसंद आया हो, so please like, share and subscribe the channel and press the bell icon for the upcoming videos. Thank you.